अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बेसिकली ये एक फिनोमिना है जो रिफ्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। तो इस फिनोमिना में होता क्या है, बेसिकली जब लाइट रे ट्रैवल कर रही होती है डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर, बीच में एक इंटरफेस होता है। तो एक समय ऐसा आता है, एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये इंटरफेस जो हमारा होता है ये एक्ट करता है प्योर रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, तो लाइट जो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की ओर जा रही थी वो रेयरर मीडियम में नहीं जा पाती, वो इसी मीडियम में वापस चली आती है। ठीक है, तो इस फिनोमिना को बेसिकली हम कहते हैं क्या, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो TIR को समझने के लिए सबसे पहले छोटी छोटी 2-3 केसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस जो होगा, मान लीजिए हमारे पास एक इंटरफेस है और नीचे वाला मीडियम जो है सपोज दैट इज डेंसर मीडियम। दिस इज डेंसर मीडियम एंड दिस इज सपोज रेयरर मीडियम। ठीक, तो यहां पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया है मैंने। सपोज लाइट रे जो आ रही है डेंसर से रेयरर की ओर ये जा रही है, लेकिन ये जा रही है अलोंग द नॉर्मल। तो हमें पता है जब लाइट रे अलोंग द नॉर्मल जाएगी ये बिल्कुल भी बेंड नहीं होगी, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस भी जो है वो जीरो होगा और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी जीरो होगा। और चूंकि लाइट रे जो है वो डायरेक्टली जा रही है, इसमें कोई डिविएशन नहीं आएगी, यानी एंगल ऑफ डिविएशन भी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो दूसरा केस डिस्कस करेंगे। मान लीजिए यही इंटरफेस है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। ठीक है, ये नॉर्मल है। अभी क्या हो रहा है, अभी लाइट रे मान लीजिए यहां से आ रही है एट सम एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो यहां पे अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो लाइट रे डेंसर से रेयरर की ओर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी जाना था इसको सीधे, इस लाइट रे को सीधे जाना था ये डायरेक्शन में, लेकिन ये बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी नॉर्मल से दूर यहां की ओर ये बेंड हो जाएगी। ठीक, ओके। और एक केस डिस्कस करेंगे। मान लीजिए अभी ये वाले केस में फिर से ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है और ये नॉर्मल है हमारा। लाइट रे के लिए भी एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा, है ना। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ने का मतलब है कि रिफ्रैक्टेड रे जो है ये ज्यादा बेंड होती नजर आएगी और एक टाइम ऐसा आएगा ये बेंड होते 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 एक सीन ऐसा क्रिएट होगा कि ये लाइट रे जो है ये इंटरफेस के अलोंग ट्रैवल करेगी। इसमें इतना बेंडिंग आ गया, नाउ इट इज ट्रैवलिंग अलोंग द इंटरफेस। समझ आ रही है बात। तो ये वाला एंगल कोई पर्टिकुलर एंगल होगा। ठीक है, ओके। ये डेंसर था, ये रेयरर। नेक्स्ट केस जो इसका लास्ट केस यहां पे डिस्कस करेंगे, मान लीजिए फिर से यही सीन है, यहां पर ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है। लाइट रे का क्या हो रहा है, अभी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी ये वाले एंगल से भी ज्यादा हो गया। जो ये वाला एंगल था इससे ज्यादा मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस रख दिया, यानी ये वाला एंगल। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये एंगल से और बढ़ गया। सो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ेगा। तो अभी तक लाइट रे इतनी बेंड हो गई थी, ये यहां जा रही थी, अब अभी एंगल ऑफ, ये वाले केस में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 था, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस मैंने बढ़ाया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 से ज्यादा हो जाएगा, यानी ये लाइट रे जो है ये इसी मीडियम में वापस चली आएगी। समझ आ रही है बात। यानी पता चला कि बेंड होते 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 बेंड होते होते ये लाइट जो है ये वापस इसी मीडियम के अंदर चली आई, और इस फिनोमेना को कहते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्रैक्शन होते 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 रिफ्लेक्शन हो गया। तो ये सरफेस जो हमारी थी इसने एक्ट किया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। नाउ इट इज एक्ट एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इट इज एक्टिंग एज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक,
तो दैट मीन्स यहाँ पे अगर सीन देख रहे हैं, जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ता है और रे बेंड होती है, और फाइनली अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत ज़्यादा हो गया तो ये लाइट रे वापस इसी मीडियम के अंदर चली आती है, और ये सरफेस जो दो सेपरेट कर रही थी दो मीडियाज को, ये एक्ट करती है रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, सॉरी, इट एक्ट्स एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक, तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस जहां पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल कर रही थी अलोंग द इंटरफेस, इस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सो क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे रिफ्रैक्टेड रे जो है इट ट्रेवल्स अलोंग द इंटरफेस, उसको कहते हैं क्रिटिकल एंगल। या मैं इनडायरेक्टली ऐसा भी कह सकता हूं, क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है जिस एंगल पे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपका बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री। ठीक, सो नो व्हाट इज टीआईआर? टीआईआर का मतलब यही है जब लाइट रे ट्रैवल कर रही होती है डेंसर से रेयर मीडियम की ओर, और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा हुआ तो ये लाइट रे जो है ये दूसरे मीडियम में, रेयर मीडियम में नहीं जाएगी, ये इसी मीडियम में वापस चली आएगी, और लाइट का इसी मीडियम में वापस चला आना ही टीआईआर यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो यहां पे जब टीआईआर हो गया, यहां पे जो एंगल ऑफ ये अब रिफ्लेक्शन होगा, अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यहां पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं। फिर जब टीआईआर हो गया, टीआईआर के टाइम पे भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होते हैं, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा वही होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एक बात आपको बताना चाहेंगे वो ये कि जब टीआईआर होता है इसमें भी रिफ्लेक्शन होता है, मिरर भी रिफ्लेक्शन दिखाता है। अगर हम मिरर की बात करेंगे, मिरर में भी रिफ्लेक्शन होता है ना। सो लाइट रे यहां से गई यहां चली आई, मिरर में भी रिफ्लेक्शन होता है, यहां पे भी रिफ्लेक्शन होता है। लेकिन टीआईआर वाला रिफ्लेक्शन जो होता है इसमें ये प्योर रिफ्लेक्शन होता है, इसमें 100% लाइट वापस आती है। ये वाले रिफ्लेक्शन में लॉस होता है। जो मिरर वाला रिफ्लेक्शन होता है इसमें लाइट का लॉस होता है, यानी जो इंटेंसिटी यहाँ से गई थी रिफ्लेक्टेड लाइट की 100% वो इंटेंसिटी नहीं होती, इसमें लॉस होता है। लेकिन टीआईआर में बिल्कुल भी लॉस नहीं होता है, और इसी वजह से टीआईआर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। या आगे जाके हम ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में भी ये बहुत काम आता है, जिसमें लाइट सिग्नल उसको ट्रांसमिट किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह बाई मीन्स ऑफ टीआईआर, बिकॉज इसमें एनर्जी लॉस नहीं होता बिल्कुल भी। ठीक, अब ये क्रिटिकल एंगल जो मैंने बताया, ये क्रिटिकल एंगल बेसिकली किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो क्रिटिकल एंगल की जब हम बात करेंगे, सपोज ये वाला पॉइंट जो है, इस वाले पॉइंट पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? मैं लिखूंगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लीजिए म्यू डी है, refractive index of denser medium into sine of angle of incidence. What is the angle of incidence? It is C, critical angle. और राइट साइड से क्या होगा, यहां से फिर यहां पर स्नेल्स लॉ क्या होगा, म्यू डी इंटू साइन सी इज इक्वल रेयर मीडियम का मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू आर है, और साइन आर, साइन ऑफ ये एंगल, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री के बराबर है। सो हियर वी गेट म्यू डी इंटू साइन सी इज इक्वल टू म्यू आर, बिकॉज साइन 90 इज 1। सो साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होगा, म्यू आर बाई म्यू डी। यानी जो आपका क्रिटिकल एंगल होगा वो किस किस चीज पे डिपेंड करेगा? क्रिटिकल एंगल डिपेंड करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। यानी जो इंटरफेस के बोथ साइड जो मीडियाज हैं उन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा क्या, क्रिटिकल एंगल। ठीक, ओके। और एक बात आपको बता दें, अगर हमारे पास इफ रेयरर मीडियम, अगर आपका रेयरर मीडियम जो है बेटा, अगर रेयरर मीडियम एयर है तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होगा, तो साइन सी किसके बराबर आएगा, साइन सी विल बी इक्वल टू 1 बाई म्यू डी कहो या सिंपली म्यू कहो। यानी क्रिटिकल एंगल जो है ये प्योरली डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, ऑफ द डेंसर मीडियम। जो आपका डेंसर मीडियम है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे क्रिटिकल एंगल डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर आपका डेंसर मीडियम गिलास है उसके लिए म्यू का वैल्यू 1 होगा और क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कुछ होगा। अगर डेंसर मीडियम वाटर होगा उसके लिए म्यू डिफरेंट होगा, क्रिटिकल एंगल भी डिफरेंट होगा। यानी डिफरेंट मीडियाज के लिए क्रिटिकल एंगल डिफरेंट होता है। ठीक, और जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब ज्यादा होगा ऑब्वियसली उसका क्रिटिकल एंगल कम होगा। यानी अगर किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा, कम होगा। ठीक, तो अभी तक मैंने जो पॉइंट्स डिस्कस किए सिंपल, मैंने आपसे कहा है कि टीआईआर होने के लिए 2 कंडीशंस का होना जरूरी है। पहली कंडीशन, लाइट शुड बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम।
दूसरी कंडीशन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको बताई हैं। और मैंने आपसे कहा कि जो क्रिटिकल एंगल होता है ये वो एंगल होता है जिस एंगल पे रिफ्रैक्टेड रे ट्रैवल करती है अलोंग द इंटरफेस, इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। और क्रिटिकल एंगल डिफरेंट मीडियाज का डिफरेंट होता है। ठीक है, और क्रिटिकल एंगल म्यू पे डिपेंड करता है। जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है उस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होता है, अकॉर्डिंगली कम। ठीक, ओके। तो टीआईआर को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पे डिस्कस की जाएगी। नाउ सपोज हमारे पास एक छोटा सा नोट पॉइंट या छोटा सा क्वेश्चन या छोटी सी एग्जाम्पल एक मैं दे रहा हूं आप लोगों को, एक छोटी सी इलस्ट्रेशन यहां पे आपको देना चाहेंगे। सपोज हमारे पास एक मीडियम है लाइक दिस, सपोज दिस इज अ मीडियम, ऐसा कोई मीडियम है। ठीक है, प्रिज्म भी इसको आप कह सकते हैं, ये एक मीडियम है। और मान लीजिए यहां पर लाइट रे आ रही है ऐसे, और ये इस सरफेस को नॉर्मल है, यानी इस सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो लाइट रे ऐसे चली आई। इसके बाद हमें क्या करना है, ये वाले मीडियम का क्रिटिकल, इसका क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है 42 डिग्री, इसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री ऑलरेडी दिया हुआ है। हमें बताना है कि इस लाइट रे का क्या होगा, ये लाइट रे कहां जाएगी। तो चांसेस है ये, चूंकि ये पूरा रिफ्रैक्टिंग मीडियम है तो यहां पे बिल्कुल भी बेंडिंग नहीं हुई, बिकॉज लाइट आ रही है अलोंग द नॉर्मल। तो यहां पे या तो लाइट रे वापस इस एयर में जाएगी, मान लीजिए बाहर वाला मीडियम एयर है, या तो लाइट रे इस मीडियम में जाएगी, या तो टीआईआर होगा। देखेंगे क्या होगा, टीआईआर होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको दिया हुआ है, दैट एंगल इज गिवन एज 42 डिग्री। कितना दिया हुआ है, 42 डिग्री। तो सबसे पहले मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूंगा। ठीक, तो बताइए अगर ये 42 है तो ऑब्वियसली ये होगा 48 डिग्री, है ना, बिकॉज सम 90 डिग्री के बराबर होगा। तो ये वाला एंगल आपका 48 डिग्री आ गया। तो बताइए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है तो टीआईआर हो जाएगा। दैट मींस लाइट रे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी, यहां नहीं जाएगी, वापस आएगी इसी मीडियम में। ओके, इसके बाद अगर हम देखेंगे यहां पे फिर से चांसेस है टीआईआर होने के, बिकॉज लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम की ओर। तो यहां पे ये वाला एंगल अगर मैं देखूंगा, बिकॉज ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया दूसरा। ओके, अगर ये 48 है तो ये वाला भी सर 48 होगा। ये 48 इसलिए होगा बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये वाला एंगल जो आपका आ गया, ये वाला एंगल भी कितना आ गया, 48 डिग्री। ठीक है, ये वाला 90 डिग्री है, ये वाला 90 है, तो ये 48, ये 90, तो ऑब्वियसली ये वाला कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, फिर 42 डिग्री होगा। ठीक है, अब बताइए यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 42 डिग्री है, यानी क्रिटिकल एंगल के बराबर। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा तो लाइट रे जो है इट विल ट्रैवल अलोंग द इंटरफेस, यानी ये लाइट रे यहां से चली जाएगी। ये एक बेसिक एग्जांपल आपको बताई मैंने। ठीक है, ओके। इसके बाद इनफैक्ट कई बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, दूसरी एग्जांपल यहां पे दिखाएंगे। आपको बताना है लाइट रे कहां जाएगी। ठीक है, तो सपोज ये और एक प्रिज्म या और एक मीडियम मैंने बनाया हुआ है, और एक मीडियम हमने बना के रखा है यहां पे। ठीक है, और लाइट रे आ रही है यहां से, ये वाली सरफेस को लाइट रे नॉर्मल है, इसलिए बेंडिंग यहां पे बिल्कुल भी नहीं होगी। और टीआईआर के तो चांसेस ही नहीं है। टीआईआर तब होता है जब लाइट रे डेंसर से रेयरर जा रही होगी, यहां पे तो रेयरर से डेंसर जा रही है। बाहर वाला मीडियम ईयर दिया हुआ है, बाहर वाला मीडियम ईयर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका क्रिटिकल एंगल फिर से दिया हुआ है 42 डिग्री। ओके, तो बताइए यहां पर क्या होगा, ये वाला एंगल मुझे बता सकते हैं आप कितना होगा। ठीक है, और ऑब्वियसली ये वाला एंगल दे के रखा है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है। दिस एंगल इज गिवन एज 45 डिग्री। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा। अगर हम देखेंगे दो लाइंस के बीच में एंगल है 45 डिग्री, इस लाइन का नॉर्मल ये है, इस लाइन का नॉर्मल ये है, जो दो लाइंस के बीच में एंगल होगा वही दो नॉर्मल्स के बीच में भी एंगल होगा, यानी। और ऑब्वियसली अगर आप ऐसे भी देखेंगे ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल ऑब्वियसली ये भी 45 डिग्री का होगा, ये भी 45 डिग्री का एंगल होगा।
समझ आ रही है बात? तो जब ये 45 डिग्री का हुआ यानी क्रिटिकल एंगल तो 42 था, यानी ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, ये लाइट रे यहां से चली जाएगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर फिर कुछ रिफ्रैक्शन नहीं होगा बिकॉज नाउ द लाइट रे इज ट्रेवलिंग अलोंग द नॉर्मल। तो दो एग्जाम्पल्स आपने देख ली TIR के रिलेटेड। तीसरी एग्जाम्पल आपको बताएं, थर्ड एग्जाम्पल, फिर से ऐसा ही कुछ प्रिज्म जैसा बना रहे हैं। मान लीजिए ये प्रिज्म जैसा है, हमने बनाया ऐसा, ठीक है। सपोज दिस इज 60 डिग्री एंगल, दिस इज 30 डिग्री एंगल, एक 60 है दूसरा 30 डिग्री है, ठीक है। और इसका क्रिटिकल एंगल जो दिया हुआ है इस सरफेस का 42 डिग्री दिया हुआ है, दिस इज गिवन एज 42 डिग्री, ठीक। तो लाइट रे जो है ये वाली सरफेस को नॉर्मल गिर रही है ऐसे, लाइट रे ये वाली सरफेस को नॉर्मल आ रही है, यानी जब नॉर्मल होगा आप लोगों को पता है क्या होगा, उस टाइम पे बेंडिंग बिल्कुल भी नहीं होगा, यहां पर कोई बेंडिंग नहीं होगी लाइट की। ओके, अब इसके बाद लाइट रे ये वाले इंटरफेस पे गिर रही है, लाइट रे ये वाले इंटरफेस पे यहां पे गिर रही है, इधर का नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया ऐसे। तो ऑब्वियसली अगर आप देखना चाहेंगे ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल भी ऑब्वियसली 60 डिग्री होगा। ये अब याद रखिए, जो आपके पास ये प्रिज्म जैसा मटेरियल होता है ना, प्रिज्म जैसी शेप होती है, तो उसमें अगर लाइट रे एक सरफेस को नॉर्मल होती है, ठीक है, लाइट रे एक सरफेस को जब नॉर्मल होती है तो दूसरी सरफेस पे जो एंगल नॉर्मल के साथ बनता है वो ये वाला एंगल होता है, ऊपर वाला एंगल, ठीक है, जिन दो सरफेसेस पे लाइट रे गिर रही है। यानी अगर ये 60 है, ये भी कितना होगा 60, क्रिटिकल एंगल तो 42 डिग्री ही है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो गया ज्यादा, तो यहां पर फिर क्या हो जाएगा, TIR हो जाएगा, यानी लाइट रे ऐसे चली आएगी। अगर ये 60 है तो वैसा ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये 60 है तो ये भी 60 है। उसके बाद बताइए यहां पर क्या होगा, यहां पे अगर हम देखेंगे यहां पे सीन क्या होगा, यहां पे सीन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। तो ये वाला एंगल अगर 60 है, ये वाला होगा फिर 30, ये वाला एंगल 30 होगा। ओके, अब यहां पर क्या है, यहां पर सिंपल है, यहां पे ये वाला एंगल 30 है तो यहां पे TIR नहीं होगा, यानी लाइट रे अभी कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर की ओर, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी लाइट रे यहां से चली जाएगी। और ये वाला एंगल आप इजीली निकाल सकते हैं, कैसे, बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ, है ना। ये वाले का क्रिटिकल एंगल दिया हुआ है, C42 का मतलब है, C42 यहां पे दिया हुआ है, तो दैट मींस ऑब्वियसली ग्लास है, तो यहां पर क्रिटिकल एंगल पता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली आप बता सकते हैं कितना होगा। तो ये वाले पॉइंट पे फिर स्नेल्स लॉ अप्लाई होगा, एंगल्स दिए हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए हैं, आपको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इजिली मिलेगा, ठीक। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स मैंने आपको बता दी। अब बात करेंगे, मान लीजिए आपके पास एक छोटा सा क्वेश्चन यहां पे है, बराबर ऐसा ही। तो क्वेश्चन ये है, आपके पास एक प्रिज्म है सपोज, या आपके लिए कोई मीडियम है, ये वाला एंगल दिया हुआ है फाई, ये एंगल दिया हुआ है फाई, दिस एंगल इज गिवन एज फाई, और लाइट रे जो है ये ऐसे आ रही है, लाइट रे ऐसे आ रही है, लाइट रे ऐसे आ रही है, ठीक। ओके, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो दिया हुआ, इस मीडियम का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है। हमें बताना है फाई का रेंज क्या होगा, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ फाई का रेंज बताना है, सो दैट TIR occurs at, अगर ये पॉइंट A है, ये B है और ये C है, सच दैट TIR occurs at AC पे TIR होना चाहिए। तो फाई का रेंज आपको बताना है, फाई का रेंज क्या होगा। तो ऑब्वियसली अभी मैंने कहा कि चूंकि ये वाली रे जो है ये सरफेस को नॉर्मल है, ठीक है, इसलिए जो ये एंगल होगा ऑब्वियसली नॉर्मल के साथ जो एंगल बनेगा ये भी वही होगा। लेकिन देख लीजिए आप आराम से, सबसे पहले बताएं इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा, बाहर वाला मीडियम ईयर दिया हुआ है, सो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, हमने पढ़ी है फॉर्मूला क्रिटिकल एंगल के लिए, साइन सी किसके बराबर होता है, शाबाश, दैट इज इक्वल टू 1/μ, यानी साइन सी जो आपका होगा इट विल बी 1/μ दिया हुआ है √2, यानी साइन सी आएगा 1/√2, तो यहां पे सी का वैल्यू कितना आया 45 डिग्री। सो
इस मीडियम के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, 45 डिग्री है, 45 डिग्री। ठीक, तो ये वाला आप एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 या 45 से ज्यादा होना चाहिए, तब जाके TIR होगा, तब जाके TIR हो। लेकिन क्वेश्चन हमें बता रहा है कि फाई का रेंज हमें ढूंढना है। तो ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे ये एंगल फाई होगा, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल भी फाई होगा, है ना। अगर ये वाला फाई है तो ये वाला भी फाई होगा, बिकॉज दीज आर टू पैरेलल लाइन्स, दिस इज ट्रांसवर्सल। ये वाले दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाएंगे और ये सेम हो गए, यानी ये फाई है ये भी फाई है। और ये चूंकि 90 डिग्री का एंगल ये नॉर्मल बना रहा है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस 5 होगा ना, इट विल बी 90 माइनस 5। तो ये वाला एंगल 90 माइनस 5 आया, बट TIR होने के लिए 90 माइनस 5 वाला एंगल होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से ज्यादा, और हमारा क्रिटिकल एंगल 45 डिग्री आया। सो दैट मीन्स क्या मैं ऐसा कहूं 90 माइनस 5 90 माइनस 5 जो है इट शुड बी ग्रेटर देन या ग्रेटर और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल, एंड दैट इज ऑब्वियसली 45 डिग्री। ठीक है, ओके। तो अब यहां पे क्या मिलेगा, ये बनेगा, ये 45 इधर जाएगा, 90 माइनस 45 हुआ 45, दैट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 5। तो पता चला 5 जो होना चाहिए शुड बी लेस और इक्वल टू 45 डिग्री, ताकि अगर 5 वाला एंगल यानी ये वाला एंगल अगर 45 या 45 से कम होगा, 45 से कम होगा ये वाला एंगल, तब जाके इस वाली सरफेस यानी AC सरफेस पे क्या हो जाएगा, हमेशा TIR हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस कराई, बेसिक एग्जांपल्स कराई TIR के रिलेटेड। TIR जैसा कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, जब एक लाइट रे डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जा रही होगी और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा तो लाइट रे इसी मीडियम में वापस चली आती है, यानी इसका क्या हो जाता है, TIR हो जाता है। ठीक, ओके। कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स और करेंगे, इसके बाद डायरेक्टली एक कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। Now try to understand. ध्यान रखिए, क्वेश्चन है आपके पास, हमारे पास एक रॉड है। ऑब्वियसली दिस इज अ रिफ्रैक्टिंग रॉड, ये ग्लास रॉड हो सकती है हमारे पास एक रॉड है। ठीक, ये एक रॉड है, ये इसकी एक्सीस है। ओके, लाइट रे यहां पे आ रही है ऐसे एट एन एंगल ऑफ थीटा, लाइट रे आ रही है एट एन एंगल ऑफ थीटा, और ऑब्वियसली लाइट रे चूंकि ये रेयर है, ये ईयर मान लीजिए, ये वाला मीडियम ईयर है। लाइट रे कहां से कहां जा रही है, ईयर से इस मीडियम में आ रही है। ठीक है, ईयर से ये वाले मीडियम में आ रही है, सो इट इज मूविंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर। तो इसको जाना था सीधा, बट इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है ना अभी ये वाला। सो लाइट रे यहां चली गई, उसके बाद लाइट रे यहां आई। क्वेश्चन हमें बता रहा है, आपको बताना द इंटरफेस, इट ट्रेवल्स अलोंग द वॉल। तो क्वेश्चन है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, क्वेश्चन है फाइंड थीटा सो दैट रे, सपोज इस रे को मैं रे 3 नाम दे रहा हूं, सो दैट रे थर्ड travels along surface of the rod, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और ये वाले मीडियम को ऑलरेडी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा 2/√3 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, दैट मीन्स क्रिटिकल एंगल आप निकाल सकते हैं आराम से। तो सबसे पहले काम मैं करूंगा, मैं क्रिटिकल एंगल निकालूंगा। शाबाश। क्रिटिकल एंगल किसके बराबर होता है, हम ऑलरेडी जानते हैं, साइन C इज इक्वल टू 1/μ। म्यू कितना दिया हुआ है, 2/√3। ठीक है, तो ये बनेगा √3/2, बिकॉज √3 ऊपर जाएगा। साइन C इज इक्वल टू √3/2, इसका मतलब C कितना है, साइन क्या होता है, √3/2 60 डिग्री, इसका मतलब C 60 डिग्री, यानी क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री है। ऑब्वियसली मुझे बताइए यहां पर क्या हो रहा है, ये वाले पॉइंट पे क्या हो रहा है, लाइट रे जो है ये सरफेस के अलॉन्ग ट्रैवल कर रही है, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल जो होगा ये ऑब्वियसली क्रिटिकल एंगल होगा, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ही होगा। और क्रिटिकल एंगल ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 60 डिग्री।
तो ये हो गया 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो बताइए ये वाला एंगल फिर कितना होगा? ये ट्रायंगल ले लीजिए, ये 60 है, ये वाला 90 होगा, तो दैट मीन्स ये वाला एंगल जो होगा ये कितना होगा? 30 डिग्री का एंगल ये होगा। ये वाला एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो बस काम हो गया। अब चूंकि हमें थीटा निकालना है, ये वाला 30 है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 30 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, बाहर वाला मीडियम ईयर है, तो यहां पे स्नेल्स लॉ अप्लाई करके थीटा का वैल्यू इजीली मिलेगा। तो क्या लिखेंगे इस पॉइंट पे? स्नेल्स लॉ अप्लाई कर लो, तो क्या आएगा? स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे, म्यू इंटू साइन थीटा, म्यू चूंकि ईयर है तो मैं लिखूंगा 1 इंटू साइन थीटा, ईयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 लिया हमने, एंड दैट इज इक्वल म्यू इंटू साइन आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? 2/√3, यानी 2/√3 इंटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, वो 30 डिग्री है। तो बस यहां से थीटा का वैल्यू निकल आएगा। सो साइन थीटा जो आपका आया दैट इज 2/√3 इंटू साइन 30 होता है 1/2, 2 कटेगा, यानी साइन थीटा आएगा 1/√3। ठीक है, यहां पे साइन थीटा आया 1/√3, और यहां से थीटा का वैल्यू सिंपली क्या मिलेगा? थीटा का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स 1/√3। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत सिंपल ऐसे ही क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। हमारे पास ग्लास रॉड थी, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया था, यहाँ पे लाइट रे ट्रैवल कर रही थी अलोंग द इंटरफेस, तो हमने कहा जब लाइट रे ट्रैवल करती है अलोंग द इंटरफेस ये वाला क्रिटिकल एंगल होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्रिटिकल एंगल निकला। सो ये वाला एंगल क्रिटिकल एंगल है 60, उससे ये एंगल निकला, यहाँ पे स्नेल्स लॉ अप्लाई किया और डायरेक्टली आपका क्वेश्चन इसी के साथ सॉल्व हो गया। ओके, देख लीजिए। ओके, और एक क्वेश्चन यहां पे हम करते हैं। हमारे पास 3 मीडियाज दिए हुए, वी हैव गिवन 3 मीडियाज। ठीक है, 3 बेसिकली स्लैब्स दिए हुए हैं। ये एक स्लैब है, बीच में कोई मीडियम है, और यहां पे और एक स्लैब है। ठीक, और इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है √3, बीच वाले का मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 2। ठीक है, ओके, और ऑब्वियसली अगर हम देखेंगे सबसे डेंसर इनमें कौन सा है? म्यू इज इक्वल टू 2, √2 1 से कम, 2 से कम होता है, √3 भी 2 से कम होता है, यानी बीच वाला मीडियम जो है वो डेंसर मीडियम है। ठीक, क्वेश्चन हमें यह बता रहा है कि आप बताइए लाइट रे जो यहां से आएगी, बाहर से जो लाइट रे आएगी, यहां से लाइट रे जो यहां से आएगी, वो वाली लाइट रे के लिए मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होना चाहिए? फाइंड द वैल्यू ऑफ मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट TIR occurs at both the surfaces। क्वेश्चन है फाइंड I मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट, ताकि क्या हो जाए? सो दैट TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाए, सो दैट TIR occurs at बोथ स्लैब्स, दोनों स्लैब्स पे TIR होना चाहिए। आराम से देखें, सिंपल क्वेश्चन है। तो यहां पे TIR के लिए कंडीशन हमें पता है ना? ऑब्वियसली अगर देखें यार, यहां पे TIR होगा, लाइट रे ऐसे आएगी, अगर इधर TIR होगा, लाइट रे ऐसे आएगी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और यहां पे भी अगर TIR होगा तो लाइट रे कहां चली जाएगी? इधर की ओर चली जाएगी, है ना? सिंपल। तो सबसे पहले हम देखेंगे इस इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल कितना होगा और इस इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल कितना होगा। तो पहले वाले इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? मैं ये वाला इंटरफेस के लिए लिख रहा हूं, फॉर फर्स्ट इंटरफेस, पहले इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल क्या होगा? शाबाश, फॉर्मूला पता है, साइन सी होता है। अभी एक मीडियम ईयर नहीं है, रेयर डेंसर मीडियम ये है, ये रेयर मीडियम है। साइन सी होता है म्यू आर बाई म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द डेंसर मीडियम। सो रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? रेयर मीडियम ये वाला हुआ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2 डिवाइड बाय
डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 हुआ, ठीक है। और जब आप यहां पर रैशनलाइजेशन वगैरह करेंगे वो 1/√2 निकलेगा, साइन सी आएगा 1/√2 के बराबर, यानी सी का वैल्यू जो आएगा वो आएगा 45 डिग्री। यानी पहले इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल कितना है, यहां पर क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल जो है 45 है, यानी ये वाला एंगल जो होगा ये 45 या 45 से ज्यादा होना चाहिए, ठीक। तो दूसरे इंटरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल अगर हम ढूंढेंगे, आराम से देख लीजिए, तो फिर से साइन सी मैं यूज करूंगा, साइन सी आएगा μr/μd। यहां पर ये चूंकि डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, तो ये आएगा √3/2, है ना, μr/μd। सो ये सी का वैल्यू यहां पर कितना आएगा 60 डिग्री, यानी दूसरे वाले स्लैब के लिए यहां पर जो एंगल है क्रिटिकल एंगल वो कितना है 60 है। यानी यहां पर अगर हम देखेंगे यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस होना चाहिए 45 या 45 से ज्यादा, समझ आ रही है बात। यहां पर लेकिन एंगल होना चाहिए 60 या 60 से थोड़ा ज्यादा। तो अगर सपोज मैं यहां पे एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे मैं सपोज 45 है ना क्रिटिकल एंगल, सपोज मैं कहता हूं 46 अगर रखेंगे तो टीआईआर होगा ना ऑब्वियसली। सो अगर ये 46 रखेंगे तो टीआईआर होगा, टीआईआर के टाइम पे ये भी 46 बनेगा, तो जब ये 46 बनेगा ये भी 46 होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और जब ये 46 होगा यहां पे टीआईआर नहीं होगा बिकॉज उस सरफेस के लिए क्रिटिकल एंगल 60 डिग्री। सो 46 तो गया, 45, 46, 47, 50, 55 भी रख लो यहां पे, या 59 भी अगर रखेंगे, ये वाला एंगल अगर 59 होगा तो यहां पे तो ऑब्वियसली टीआईआर होगा, ये 59 होगा तो ये वाला भी 59 होगा, ये 59 होगा तो ये वाला भी 59 होगा, लेकिन यहां 59 पे टीआईआर नहीं होगा। क्वेश्चन बता रहा है, आपको बताना है कि यहां पर मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए ताकि दोनों पे टीआईआर हो जाए। सो पता चल रहा है कि यहां पर जो एंगल होगा वो फिर 60 होना चाहिए, 60 से थोड़ा ज्यादा, स्लाइटली ग्रेटर देन 60, मिनिमम फिर 60 होगा। तो दैट मीन्स अगर ये वाला एंगल 60 रखेंगे यहां पे तो टीआईआर होना ही होना है बिकॉज यहां पर क्रिटिकल एंगल 45 है, तो यहां टीआईआर होगा, ये 60 बनेगा, ये भी 60 बनेगा। जब ये 60 बनेगा तो ऑब्वियसली ये वाला भी 60 डिग्री बनेगा, और जब ये 60 होगा तो टीआईआर होने के 60 से हल्का सा ज्यादा, मैं कह रहा हूं 60 से हल्का सा ज्यादा, यानी 60.000001। अगर 60.00001 रखेंगे ये भी 60.00001 आएगा, ये भी 60.00001 आएगा, तो इधर भी टीआईआर होगा, इधर भी टीआईआर होगा। तो दैट मीन चांसेस ये है कि यहां पे कम से कम मिनिमम एंगल कितना होना चाहिए 60। सो आई मिनिमम, इसका आंसर क्या आएगा, आई मिनिमम शुड बी इक्वल टू 60 डिग्री, ताकि दोनों सरफेसेस पे क्या हो जाए टीआईआर। सो मैं बेसिक क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहां पे आप टीआईआर का सहारा ले सकते हैं। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब देख लीजिए, एक लास्ट क्वेश्चन टीआईआर के ऊपर कराएं। क्वेश्चन है कि हमारे पास एक ग्लास रॉड है, ठीक, तो मैं एक ग्लास रॉड बना रहा हूं यहां पे। रॉड देखिए लेकिन कैसी है, ये ग्लास रॉड है, ये ग्लास रॉड है, ये ट्यूब जैसा है, ये ग्लास रॉड है, ठीक। और ये ग्लास रॉड जो है यहां पर ये थिकनेस जो दी हुई है ये डी दी हुई है, दिस थिकनेस इज गिवन एज डी, ठीक है। तो यहां पे मैं डी लिख रहा हूं, ये थिकनेस डी है, ओके। इनर वाला साइड जो है इसका जो रेडियस दे के रखा है वो आर रखा हुआ है, वो आर है। क्वेश्चन बहुत आसान है, क्वेश्चन हमें बता रहा है कि आप बताइए, क्वेश्चन है फाइंड डी बाई आर मैक्सिमम। डी बाई आर का मैक्सिमम वैल्यू आपको बताना है, डी बाई आर का मैक्सिमम वैल्यू बताना है, सो दैट light rays emerge from other side, लाइट रेज, ऑब्वियसली लाइट रे से यहां से हमने डाली हुई है, ये लाइट रेस हमने डाली हुई है, ऐसे लाइट रे यहां से जा रही है ऐसे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, या ऐसे आप बहुत सारी रेज आप डाल सकते हैं, ये दूसरी रे मैंने डाली हुई है, ये बेसिकली मैं ऊपर से डाल रहा हूं लेकिन ये नीचे से ऊपर जा रही है एक्चुअली रे।
इस ट्यूब के अंदर हम यहाँ से लाइट रेज डाल रहे हैं, तो ये लाइट रेज को यहाँ आना है वापस, और वो का पॉसिबिलिटी है जब यहाँ पे TIR हो जाएगा, है ना, जब यहाँ पे TIR होगा, जब इधर TIR होगा और यहाँ पे फिर से TIR होगा, तो लाइट रेज जो है ये वापस आए, यहाँ आए वापस, ऐसी पॉसिबिलिटी आपके पास बनेगी। इनफैक्ट एक ही नहीं, बहुत सारी रे जा सकती है ना, ये वाली रे भी जाएगी, ये वाली रे भी जाएगी, इधर बहुत सारी रे जा सकती है। तो सबसे पहले मेन कंडीशन अगर हम देखेंगे, बात को समझना, मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करवा रहा हूं, इस वाली सरफेस को हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, ये वाली सरफेस जो दिख रही है ना आपको, इसको मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया बिकॉज नॉर्मल सेंटर से गुजरता है और ये इसका सेंटर है, कर्व्ड सरफेस का ये सेंटर है, तो ये मैंने नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये वाला होगा ऑब्वियसली एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ। सपोज यही एंगल हमें ढूंढना है, क्वेश्चन सॉरी हमें D/R ढूंढना है, लेकिन मैं कह रहा हूं ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, TIR होने के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा जो है ये होना चाहिए क्या, क्रिटिकल एंगल से ज्यादा। तो दैट मीन्स फॉर द TIR टू टेक प्लेस, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं थीटा या साइन थीटा शुड बी ग्रेटर और इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू साइन C, है ना, या थीटा शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू C। ये एंगल थीटा जो होना चाहिए ग्रेटर और इक्वल टू क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, तब जाके इसका ये ऐसा सीन क्रिएट होगा, TIR हो जाएगा। हाँ, और एक चीज़, इस ये जो गिलास है, ये जो रॉड है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे के रखा 1.5, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ओके, तो दैट मीन्स साइन थीटा जो है, क्या मैं ऐसा कहूँ साइन थीटा शुड बी ग्रेटर और इक्वल, व्हाट इज साइन C इक्वल टू 1/μ, या साइन C 1/μ होता है, हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ओके, थीटा यहां पे अगर मुझे बता सकते हैं थीटा कितना होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर R है, हाइपोटेन्यूज अगर आप यहां से यहां तक देखेंगे ये कितना होगा, शाबाश, ये वाला है R, ये वाली डिस्टेंस R है और ये थिकनेस है D, बिकॉज थिकनेस दी हुई है D। तो अगर ये R है, ये D है, यानी ये डिस्टेंस कितनी होगी, हाइपोटेन्यूज R प्लस D। सो मैं यहां पे लिखूंगा साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, यानी R प्लस D, इट शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 1/μ, म्यू का वैल्यू है 1.5, है ना। तो बस इसको सॉल्व करेंगे और हमारा काम हो जाएगा। तो बताइए मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी बनेगा 1.5R शुड बी ग्रेटर और इक्वल R प्लस D, ठीक है। तो R उस पार जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, तो हमें मिलेगा 1.5 शुड बी ग्रेटर और इक्वल R प्लस D/R, ठीक है। तो ये यहाँ जाएगा, ये बनेगा 1.5R शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू R प्लस D, सॉरी ऐसे नहीं करेंगे, और डिवाइड करेंगे ना इसको दोनों साइड से, तो ये मिलेगा 1.5 शुड बी ग्रेटर और इक्वल R/R हुआ 1 प्लस D/R। सो D/R का वैल्यू जो यहाँ पे आपको मिलेगा, D/R का वैल्यू मिलेगा लेस और इक्वल टू, है ना, ये माइनस हो जाएगा, यानी 0.5, यानी D/R होना चाहिए 0.5 से कम, यानी मैक्सिमम वैल्यू D/R का फिर क्या होगा 0.5, यानी D/R का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा इट विल बी 0.5। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। सो फिर से आपको डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर जा रही होती है और एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से होता है ज्यादा, तो उस टाइम पे TIR हो जाता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। नाउ एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट आपको बताते चले, एक्चुअली नोट पॉइंट नहीं, मैं इसको कह सकता हूं, आई वांट टू ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन मैं लिख रहा हूं यहां पे ग्राफ बिटवीन एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, पर्टिकुलरली फॉर JEE स्टूडेंट्स। एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ मुझे प्लॉट करना है। किसके लिए, मान लीजिए मेरे पास एक मीडियम है, अच्छे से देख लीजिएगा, सपोज आई हैव मीडियम ओवर हियर, ये एक मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है ना, जब TIR होने के चांसेस हो, और ये नॉर्मल, मान लीजिए ये नॉर्मल है, लाइट रे ऐसे आ रही है, दिस इज लाइट रे,
दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। लाइट रे को एक्चुअली जाना था यहां से, है ना, इसको जाना था ऐसे, लाइट रे को स्ट्रेट जाना था, लेकिन चूंकि मीडियम चेंज हुआ, लाइट रे डेंसर से रेयरर की ओर जा रही है, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी यहां से चली जाएगी, नॉर्मल से अवे जाएगी, जाना था सीधे बट इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो जाना था यहां से, लेकिन लाइट रे गई यहां से, तो क्या मैं कहूं ये वाला एंगल एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, जहां से जाना था और फाइनली जहां से लाइट रे गई, उन दो के बीच में जो एंगल होता है उसको कहते हैं क्या, एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया। ओके, मुझे बता सकते हैं ये सारा एंगल जो होगा, ये वाला एंगल, ये सारा एंगल, इसको कह सकते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना, जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाए, दैट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ओके, और अगर अब हम देखेंगे, बात को समझिएगा, ये वाला फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है ना, आई, ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस है, बिकॉज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स है ना, ये और ये, अगर ये आई है ये भी आई होगा, तो डेविएशन किसके बराबर होगा, आर माइनस आई। तो डेविएशन जो यहां पे आना है दैट इज इक्वल टू आर माइनस आई। पहले ये याद रखिएगा, ये याद रखिए। चलिए, ये बात तो होगी यहां पे, ये डेविएशन होगा आर माइनस आई के बराबर। ओके, अगर मैं आपसे ये कहूं, बात को समझना, ये इंटरफेस है, अगर लाइट रे नॉर्मल के अलोंग ही जाएं, वो बेंड नहीं होगी, वो तो इसी के अलोंग चली जाएंगी। तो यहां पर ये फिर से डेंसर टू रेयरर जा रही है लाइट रे, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑब्वियसली यहां पे कितना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे 0 है ना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 आया और एंगल ऑफ डेविएशन भी 0 आएगा। आराम से देख लीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है, सिंपल है सारा। लाइट रे जब नॉर्मल के अलोंग ही चलती है वो बिल्कुल भी बेंड नहीं होती, यानी जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो भी 0 होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 होता है और एंगल ऑफ डेविएशन भी क्या होता है, 0। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 हो, एंगल ऑफ डेविएशन 0 होगा, यानी डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो 0 से स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। अच्छा, दैट मीन, ये एक बात है। दूसरी बात मुझे बताइए, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस, फिर से मैं अब लिखूंगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, आपको पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है क्रिटिकल एंगल के बराबर, यहां पे मैं बना सकता हूं, यहां पे भी ये नॉर्मल है, आराम से देख लीजिए, लाइट रे ऐसे आ रही है, ये ऐसे आ रही है लाइट रे, यहां की ओर आ रही है, लेकिन ये क्रिटिकल एंगल अगर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, लाइट रे यहां से जाएगी ना, सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 बन जाएगा। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा क्रिटिकल एंगल के बराबर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो आपका होगा वो 90 होगा। तो डेविएशन बता सकते हैं कितना होगा, व्हाट इज डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। सर एंगल ऑफ डेविएशन तो आपने पढ़ाया, आर माइनस आई होता है ना, आर माइनस आई। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, आर है 90, आई है सी, यानी 90 माइनस सी, या कहो π/2 माइनस सी, है ना, 90 या π/2 रेडियन, π/2 माइनस या 90 माइनस सी आप कह लीजिए। सो देख लीजिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले 0 है तो डेविएशन भी 0, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल हो गया तो डेविएशन भी कुछ हो गया, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 से c चला गया तो डेविएशन 0 से समथिंग चला है, यानी डेविएशन भी बढ़ेगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बढ़ाएंगे एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ता है। ठीक है, ओके। अब क्या ये लीनियरली बढ़ता है, क्या ये लीनियरली बढ़ता है, ये लीनियरली नहीं बढ़ता, उसमें ज्यादा आपको जाने की जरूरत नहीं है, या अगर आप देखना भी चाहेंगे एक स्टेप में हो जाएगा। यहां पे अगर हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे इस पॉइंट पे, ये डेंसर मीडियम है, एरिया, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, तो स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r। तो r का वैल्यू मैं निकालना चाहूंगा तो क्या मिलेगा, ये बनेगा μ1/μ2 sin i इज इक्वल टू sin r। तो r का वैल्यू बताइए क्या आएगा, वो आएगा साइन इनवर्स, r का वैल्यू यहां पे क्या आएगा, साइन इनवर्स, शाबाश, μ1/μ2 इंटू साइन i। अब देख लीजिए फंक्शन कैसा आ रहा है, r का वैल्यू कुछ लंबा चौड़ा आ रहा है, यानी अगर आप r का वैल्यू ये पुट करेंगे तो डेविएशन का वैल्यू आएगा साइन इनवर्स समथिंग, और इसका ग्राफ आप एनालाइज करते करते बहुत सारा टाइम आपका गुजर जाएगा। तो मैं यही कह रहा हूं कि डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का लीनियर ग्राफ नहीं है, जब आई चेंज होता है आर भी चेंज होता है।
तो लॉजिकली आप कहते हैं सर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है तो इसका ग्राफ लीनियर होगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज आई चेंज होगा, आर भी चेंज होगा। और जब आर का वैल्यू मैं ये वाला इसमें पुट करूंगा तो डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में जो रिलेशन आएगा लंबा चौड़ा आएगा। और उसीलिए मैं कह रहा हूं उसी ग्राफ के जब हम पॉइंट्स प्लॉट करते हैं तो हमारा ग्राफ लीनियर नहीं होता। तो मैं वापस अपने डिस्कशन पे आऊंगा, इसलिए जो मैं ग्राफ प्लॉट करने जा रहा हूं इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लीजिए। यहां से एंगल ऑफ डेविएशन है, यहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस है। पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो डेविएशन भी 0, यानी ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। उसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के बराबर होगा, डेविएशन कुछ आ रहा है लेकिन ये बढ़ेगा एंगल ऑफ डेविएशन, लेकिन नॉन लीनियरली ये बढ़ेगा, यहां तक पहुंच गया। और यहां पर जो एंगल ऑफ डेविएशन होगा वो कितना है, π/2 - c, π/2 - c। समझ आ रही है बात? देखिए एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ रहा है तो डेविएशन भी बढ़ रहा है और नॉन लीनियरली ये बढ़ रहा है। तो ये सीन हो गया। लेकिन अगर हम देखेंगे, बात को समझिए, जब आप c के बराबर आए, जब आप क्रिटिकल एंगल के बराबर आए तो लाइट रे यहां जा रही थी और डेविएशन वाली फॉर्मूला वो वैलिड थी। लेकिन जो ही आप एंगल ऑफ इंसिडेंस c से थोड़ा सा बड़ा करेंगे, ये c है ना 42, मान लो c 42 डिग्री है, मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस जो रखूंगा मैं रखूंगा 42 से ज्यादा, कितना 42.00000001। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब मैं थोड़ा सा बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, अभी तक लाइट रे देखना ऐसे जा रही थी, जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस से थोड़ा ज्यादा बढ़ाऊंगा तो TIR हो जाएगा, यानी लाइट रे अभी लाइट रे का एब्रप्ट ट्रांजिशन हुआ। अभी तक रिफ्रैक्शन हो रहा था, अब रिफ्लेक्शन हो गया। कब? जब क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हो गया तो उस टाइम पे क्या हुआ, उस टाइम पे TIR हो गया, यानी रिफ्लेक्शन हो गया। और मैंने आपको पढ़ाया हुआ है कि जब रिफ्लेक्शन होता है, हाँ, रिफ्लेक्शन के टाइम पे एंगल ऑफ डेविएशन होता है 180 - 2 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना। यानी जब रिफ्लेक्शन होगा उस टाइम पे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा, तो उस टाइम पे रिफ्लेक्शन होगा, TIR होगा। और रिफ्लेक्शन के टाइम पे डेविएशन की फॉर्मूला जो हमारी आती है, डेविएशन वो आती है 180 - 2 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। समझ आ रही है बात? तो देख लो अब क्या हुआ, यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो उस टाइम पे डेविएशन की फॉर्मूला ये है, यानी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ गई। अभी इसमें तो आर कहीं दिख ही नहीं रहा है, यानी जितना आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे डेविएशन, देखिए डेविएशन को क्या होगा, डिक्रीज होगा। यानी क्रिटिकल एंगल के बाद, जो ही आप क्रिटिकल एंगल की बात करेंगे, बात को समझिए अच्छे से, क्रिटिकल एंगल के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस जब और बढ़ाएंगे डेविएशन कम 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 होता जाएगा। और कम कम जो हो रहा है उसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। लेकिन एक बात बताएं, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे बताएं, वो ये कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है ये क्रिटिकल एंगल के से थोड़ा सा ज्यादा, तो क्या मैं कहूं डेविएशन होगा 180 - 2c, यानी π - 2c। सो 180 - 2c जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा ज्यादा हुआ तो डेविएशन कितना आता है, एब्रप्टली आता है डेविएशन कितना, π - 2c। तो मैं यहां पे लिखूंगा डेविएशन का वैल्यू क्या आ रहा है, शाबाश, डेविएशन का वैल्यू क्या आ रहा है, π - 2c। सो ग्राफ ने एब्रप्ट ट्रांजिशन लिया, डिसकंटिन्यूटी आ गई ग्राफ में। सो सी से पहले थोड़े से आप, सी से हल्का सा एंगल क्रिटिकल एंगल से, अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा कम रखा है तो डेविएशन आ रहा है π/2 - c। और क्रिटिकल एंगल से थोड़ा सा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बढ़ाया, डेविएशन एब्रप्टली शिफ्ट हुआ π - 2c, बिकॉज लाइट रे जब यहां जा रही थी, जो ही एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा होगा एब्रप्ट ट्रांजिशन हो जाएगा नीचे, तो ग्राफ में डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, शाबाश, इसके बाद c से ज्यादा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाएंगे, c से ज्यादा होगा तो डेविएशन की ये फॉर्मूला है, दैट मीन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ेगा डेविएशन कम कम होता जाएगा, यानी इसके बाद ग्राफ जो होगा आपका ऐसे हो जाएगा। फाइनली जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये होगा π/2 के बराबर, है ना, 90 डिग्री के बराबर। सो 2 × π/2 क्या हुआ, पाई, 180 और पाई कैंसिल होगा, डेविएशन आएगा 0। यानी जब एंगल ऑफ इंसिडेंस π/2 होगा उस टाइम पे डेविएशन बन जाएगा 0। बात आ रही है आप लोगों को समझ? सो अगेन थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पे, बात को समझिए। मैंने आपको सिंपली कहा हुआ है कि ये वाली सीन में लाइट रे कहां से कहां जा रही है, डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर। लाइट रे जा रही है डेंसर से रेयरर मीडियम की ओर, ठीक, तो गई, तो ये बेंड हो रही है और डेविएशन की फॉर्मूला आ रही है r - i। तो मैंने फिर कहा डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में ग्राफ जो होगा क्या स्ट्रेट लाइन होगा, यहां नहीं होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो उस टाइम पे जो एंगल डेविएशन का ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, बिकॉज ऑफ दिस रीजन,
ठीक है, ओके। इसके बाद जब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो डेविएशन की ये फॉर्मूला है, बिकॉज जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो TIR हो जाएगा, और डेविएशन की फॉर्मूला आ रही है क्या 180 - 2i। तो ये फॉर्मूला जब आप यूज करेंगे तो उस टाइम पे डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा और डेविएशन डिक्रीज होना चाहेगा, स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगा। तो बस लास्ट पॉइंट इसके बारे में आपको बता, दिस इज द ग्राफ बिटवीन डेल्टा एंड आई। लास्ट में एक पॉइंट आपको बताएंगे, लास्ट पॉइंट एक, देख लीजिए पॉइंट क्या है। पॉइंट क्या है, ये डेविएशन का, अब डेविएशन का ग्राफ याद रखिए, जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रही होगी, डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन और एंगल ऑफ इंसिडेंस का ग्राफ जो आपका है वो ऐसे होगा, यहां पर ग्राफ शिफ्ट होगा और फिर नीचे चला आएगा ऐसे, ये ग्राफ डेविएशन वर्स। और ये कौन सा एंगल है, यहां पे क्रिटिकल एंगल। अब यहां पे डेविएशन कितना है, π/2 - c। यहां पर डेविएशन कितना है, π - 2c। तो मुझे बताइए, जब हमारा डेविएशन जो होगा 0 से π/2 - c होगा, सो डेविएशन मान लो यहां कहीं, ये वाला पॉइंट, ये वाला एंगल ऑफ डेविएशन, तो आपको नहीं लग रहा इस वाले डेविएशन के लिए दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस आ रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ इंसिडेंस, है ना, आराम से सीख लो। तो दैट मीन जब डेविएशन होगा 0 से π/2 - c तक, उसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंसेस दो आएंगे। एंगल ऑफ इंसिडेंसेस कितने आएंगे, दो, यानी दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस पे सेम डेविएशन होगा, दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस पे सेम डेविएशन होगा। लेकिन कब, जब डेविएशन होगा 0 से π/2 - c। मैं लिख रहा हूं, इफ deviation is from 0 to π/2 - c, उस टाइम पे क्या होगा, टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंस, टू एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस, दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस होंगे उस टाइम। और जब डेविएशन होगा π/2 - c से π - 2c तक, देख लो इधर अगर कोई भी डेविएशन लेंगे उसके लिए ग्राफ तो इधर ही है ना सिर्फ, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस का एक ही वैल्यू होगा। सो दैट मीन जब डेविएशन कहां से होगा, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या होगा, अगर डेविएशन कहां से कहां तक है, शाबाश, अगर डेविएशन है इज फ्रॉम π/2 - c टू π - 2c, सो सिंगल वैल्यू होगा किसका, एंगल ऑफ इंसिडेंस का, सिंगल वैल्यूड आई होगा। दैट मीन्स एक ही वैल्यू पे, एक ही वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल पे डेविएशन जो होगा वो कोई पर्टिकुलर डेविएशन होगा। लेकिन जब आप डेविएशन आपका 0 से π/2 - c होगा, तो उस टाइम पे दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस होंगे सेम डेविएशन के लिए। समझ आ रही है बात, मतलब ऐसे बात को समझिए। मान लीजिए मेरा कोई मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है सपोज √2, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, तो क्रिटिकल एंगल इसका कितना है, शाबाश, क्रिटिकल एंगल कितना है इसका, इसका होगा फिर 1/√2 यानी 45 डिग्री। क्रिटिकल एंगल हुआ साइन, है ना, sin 1/μ, क्रिटिकल एंगल होगा sin 1/μ, तो क्रिटिकल एंगल का वैल्यू वहां से क्या आएगा, 45 डिग्री। मान लो क्वेश्चन आपको बता रहा है कि डेविएशन है 20 डिग्री, डेविएशन कितना है 20, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे बताइए π/2 - c का वैल्यू क्या है, π/2 हुआ 90 माइनस c कितना है 45, यानी 90 - 45, सो π/2 है ना 90 माइनस c, क्रिटिकल एंगल कितना है 45, सो 90 - 45 हुआ 45, यानी डेविएशन 0 से यहां तक, यहां पे कौन सा कितना डेविएशन है, इस पॉइंट पे कितना डेविएशन है, अगर हम देखेंगे 45 है, लेकिन क्वेश्चन आपको बता रहा है डेविएशन 20 डिग्री है, यानी यहां और यहां के बीच में है कहीं डेविएशन। तो याद रखना इस 20 डिग्री डेविएशन के लिए दो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस रिस्पॉन्सिबल होंगे। अगर आपका वैल्यू कुछ और दिया होता तो अकॉर्डिंगली, अगर डेविएशन का वैल्यू यहां से यहां तक है तो एंगल्स ऑफ इंसिडेंसेस के दो वैल्यूज है, अगर डेविएशन का वैल्यू यहां से यहां तक है तो एंगल ऑफ इंसिडेंसेस का एक ही वैल्यू हो सकता है। और वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल में दिखाऊंगा, वहां से आपको पता चलेगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, ये एक मीडियम है, ये डेंसर मीडियम, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √2, ये एयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्वियसली 1 होगा,
और लाइट रे जो है ये यहाँ से आ रही है, ऐसे लाइट रे इधर से आ रही है, ये कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आपका, ठीक है। और लाइट रे को एक्चुअली जाना था यहाँ से, लेकिन शायद ये यहाँ की ओर बेंड हो गई, लाइट रे बेंड हो गई। और क्वेश्चन आपको बता रहा है फाइंड आई फॉर डेल्टा डिविएशन इज इक्वल टू 15 डिग्री। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको बताना है आई क्या होगा ताकि डेल्टा कितना हो, डिविएशन कितना हो, 50 डिग्री का डिविएशन हो, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्रिटिकल एंगल ढूंढूंगा। तो सबसे पहले बताइए क्रिटिकल एंगल इसका कितना होगा, शाबाश मुझे बताइए सॉल्यूशन में क्रिटिकल एंगल कितना होगा। साइन इनवर्स 1/√2 है ना, साइन सी होता है ना 1/μ, सो ये हो गया 45 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल हमारा हो गया 45 डिग्री। तो अब मैं देखूंगा ये डिविएशन इन दो के बीच में है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में। तो सबसे पहले मुझे बताइए π/2 माइनस सी, π/2 हुआ 90 माइनस सी कितना, क्रिटिकल एंगल 45, तो ये वैल्यू क्या आएगा 45 डिग्री। यानी ये वैल्यू कितना है, π/2 माइनस सी वैल्यू कितना है 45, यानी ये 45 डिग्री है। डिविएशन कितना दिया 15 डिग्री, यानी ये यहां से यहां तक के रेंज में है, फिर डिविएशन 15 डिग्री, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस की दो वैल्यूज होंगे, एक ही वैल्यू नहीं होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो वैल्यूज अभी हमारे पास होंगे। वो दो वैल्यूज कैसे निकालेंगे, एक तो जब TIR हो जाएगा है ना, एक एंगल ऑफ इंसिडेंस जब TIR होगा, दूसरा जब रिफ्रैक्शन होगा। जब TIR होगा, TIR के लिए डिविएशन की फॉर्मूला क्या है, शाबाश, रिफ्लेक्शन के लिए 180 माइनस 2 टाइम्स द एंगल ऑफ इंसिडेंस। डिविएशन दिया है 15 डिग्री का, यहां पे आएगा 180 माइनस 2i, तो यहां से i का वैल्यू अब निकलेगा, ये हुआ एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है ना। डिविएशन की ये फॉर्मूला मैं यूज करूंगा। ओके, उसके बाद अब क्या होगा, जब यहां की ओर डिविएशन हो, क्या समझ आ रही है बात, जब लाइट रे यहां से यहां चली जाए, आप स्नेल्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं उस टाइम पे है ना, या डिविएशन की वो दूसरी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली यानी डिविएशन की दूसरी फॉर्मूला कौन सी है, जो मैंने बताई थी I माइनस आर है ना, डिविएशन की I माइनस आर फॉर्मूला है। तो ऑब्वियसली यहां पर I हमें ढूंढना है, या ऐसे ऐसे करेंगे, I माइनस आर क्यों करें, हम डायरेक्टली मैं स्नेल्स लॉ अप्लाई करूंगा, ठीक है। μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, मैं ऐसे लिखूंगा μ1 sin i इज इक्वल टू μ2 sin r, ठीक है। तो μ1 कितना है √2, यहाँ पे मैं लिखूंगा sin i चूंकि निकालना है, इट इज μ2 ईयर है, इसका रिफ्लेक्टेड इंडेक्स 1 साइन, और जो हमारा है देख लीजिए ये वाला r है ना, ये वाला r है, ये नहीं पता है, ये वाला डिविएशन हो गया, ये वाला i हो गया, ठीक है। तो मुझे बताइए क्या मैं i के बदले लिख सकता हूं, सॉरी r के बदले लिख सकता हूं i प्लस डेल्टा, यानी r के बदले मैं लिखूंगा i प्लस डेल्टा, बस आपका काम हो गया, ठीक है। यहाँ पुट कर लीजिए वैल्यूज, i का वैल्यू निकालना है तो डेल्टा का वैल्यू 15 डिग्री देंगे, तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे i का वैल्यू आपको निकल जाएगा, शायद वो 30 डिग्री का आता है। सो ये सीन हमें देखने को मिला। तो फाइनली मैं बता रहा हूँ कि हमने आज का जो टॉपिक पढ़ा हुआ है वो हमने पढ़ा TIR यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें हमने सारा पार्ट कंप्लीट किया, बोर्ड का पार्ट भी कंप्लीट किया हमने, नीट का पार्ट भी, JEE का पार्ट भी थोड़ा सा हमने टच किया। सो फिर से मैं बताऊंगा TIR जो टॉपिक हमारा था इसकी कुछ एप्लीकेशंस भी हैं ना, इसकी कुछ एप्लीकेशन, वो राइट आइसोसेलेस प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन वगैरह, वो सारा जो है उसकी एप्लीकेशन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।